हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है आपका फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की विशेषता। तो इससे पहले हम लोग एक कॉमन सा जो फैक्ट है जो संविधान से रिलेटेड है वो क्या है वो आप जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो संविधान है क्या है, जो हमारा संविधान है यह किस तारीख को लागू हुआ। तो 25 जनवरी कब हुआ? 25 जनवरी यानी कि 2501। ईयर बता सकते हैं क्या आप? तो 1950 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है आपका भारत का, यह लागू हो गया। एक मैं आपसे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी पूछना चाहूंगा। जैसे ये बताइए कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया था और किन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका ये डिसाइड हुआ था कि इसी कलर का होगा और इस तारीख को इसको क्या किया जाएगा, फहरा दिया जाएगा। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप जो संविधान या पॉलिटी जो है पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गूगल कर लीजिएगा यदि आप नहीं जानते हैं तो, लेकिन एटलीस्ट गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो है आपके लिए एक ये कहें कि एडिशनल होमवर्क हो जाएगा, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान की विशेषताएं के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो जो हमारा भारत का संविधान है यह सबसे विशाल संविधान है, यानी कि अन्य देशों के मुकाबले यदि उसकी तुलना में देखा जाए तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये सबसे विशाल संविधान है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हमने कॉपी में लिख रखा है अपने। नेक्स्ट बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस संविधान को बांटा गया है फर्दर किसमें, पार्ट्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है पार्ट्स में। फिर इसको डिवाइड किया गया आर्टिकल्स में, और आर्टिकल्स डिवाइडेड है आपके कानून में यानी कि एक्ट्स में, और एक्ट आपके डिवाइडेड है सेक्शंस में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन है, जिस तरीके से हम लोग इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। ये जो डिवीजन है ये इसीलिए दिया गया है जिससे कि आपको यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो आपको बहुत समय न लगे, आप तुरंत उसको जो है पार्ट यदि आपको याद है तो तुरंत आप जो है आर्टिकल्स के सेक्शन में जाइए और वहाँ उस चीज़ को एक्सेस कर लीजिए। इसलिए इसको इतना सरल और स्पष्ट बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम पोजीशन दिया गया है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात होती है हमारे संविधान को लेकर। तो यानी कि ये भी एक विशेषता हो गई कि सुप्रीम है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फोर्थ आपका इसमें जो एक फीचर है वो ये है, मैं कम से कम आपको 8-9 फीचर बताऊंगा तो आप कम से कम 3-4 तो याद रखिएगा, एटलीस्ट 4 तो याद रहने चाहिए। तो जो आपका फिफ्थ जो आपका फीचर है वो ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका भारतीय संविधान है, ये कठोर है। ये यहाँ पर ये ठा होगा, तो यह कठोर व लचीला है। क्या है? कठोर व लचीला है। अब इसको कठोर व लचीला हम कैसे समझेंगे? इस तरीके से समझेंगे कि जो इसको कठोर बनाता है वो है अनुच्छेद 368 के अनुसार जब हम परिवर्तन करते हैं, यानी जो आर्टिकल 368 है, जब इसके साथ हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ को अमेंड कर लेना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसको 368 जो प्रोविजन जो दिए हैं, जिस तरीके से हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं, वो बनाता है इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो इसको बनाता है थोड़ा कठोर। और वहीं कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर साधारण बहुमत से ही परिवर्तन हो जाता है। तो साधारण बहुमत में आपको कोई इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। इसमें जो आपका पार्लियामेंट है उसमें जो प्रेजेंट मेंबर है उनमें से अगर कुछ 50% लोगों ने, या 50% नहीं 51% लोगों ने यदि हामी भर दी है, यदि उन लोगों ने एक्सेंट अपना दे दिया है, तो वो पारित हो जाता है, यानी कि वो जो है आसानी से अमेंडमेंट हो जाता है उसमें। तो इस तरीके से यह साधारण भी हो जाता है काफ़ी, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि आसानी से आप इसमें अमेंडमेंट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो ये है कि फेडरल है। क्या है? जो भारत का जो संविधान है ये आपका संघात्मक है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यूं फेडरल भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो इसका झुकाव है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ है, यानी कि एकात्मक जो गवर्नमेंट होती है उसके तरफ इसका झुकाव है। तो आप कह सकते हैं कि यदि दोनों चीज़ें हैं तो ये आप क्वासी फेडरल कहेंगे। कि नेचर कैसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप कहेंगे कि क्वासी फेडरल नेचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट बात करें तो भारत में जो संघात्मक संसदीय व्यवस्था है, यानी कि जो फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम है, लेकिन जो कुछ अन्य देश है जिनके पास यह व्यवस्था है, जैसे कि कनाडा के पास है, पाकिस्तान के पास है, जर्मनी के पास है, तो हम लोगों ने कनाडा से ही पार्लियामेंट सिस्टम अपना जो लिया हुआ है फेडरल वाला, ये यहीं से लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो जो आपके सेंटर और जो स्टेट है इनके बीच में जो रिलेशन होगा,
ये यदि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये संघवाद की तरफ जो है फोकस्ड है, यानी कि फेडरलिज्म जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और फेडरलिज्म ही ऐसा एक यूं कहें कि मात्र जरिया है जिसके कारण हम जो है बैलेंस बना पाते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध में, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में जो एक बैलेंस बनना चाहिए गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए, तो वो फेडरलिज्म ही एक जरिया है जिसके द्वारा हम इसको बैलेंस्ड कर सकते हैं, यानी कि संतुलित कर सकते हैं राज्य और केंद्र सरकारों को। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि क्या है, स्टेट, जो स्टेट हैं आपके इन्हीं को कंबाइन करके एक फेडरल कंट्री बनाया गया, एक नेशन बनाया गया, इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि जो आपके इंडिया है ये कई प्रोविंसेस में पहले बटा हुआ था। जो राजा हुआ करते थे तो इनके कई प्रोविंसेस थे, अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे, और फिर इन्हीं को जो है बाद में एक यूनाइट करके एक नेशन बना दिया गया, इंडिया, हिंदुस्तान जिसे आप बोलते हैं। तो यही बात बोली गई है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है और अविनाशी राज्यों का संघ है, यानी आप इसको कभी अब दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो एक बार बन गया वो बन गया। अब देखिए जो एकात्मक झुकाव की हमने यहाँ पर बात की थी, तो ये किस तरीके से एकात्मक झुकाव है ये समझ लीजिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो झुकाव आपका कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि आपका आपातकालीन व्यवस्था, यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस लगती हैं आपकी, तो ये किसके हाथ में है, सेंट्रल के हाथ में होती है। जो गवर्नर का जो पद होता है, यानी कि जो गवर्नर का रैंक होता है, ये भी सेंट्रल का ही एक तरीके से यूं कहें कि नुमाइंदे होते हैं। तो ये भी आपके क्या है, एकात्मक की तरफ, यानी कि सेंट्रल यानी यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ इसका जो टिल्ट है वो दिखाई देगा। और जो इसमें आपका अनुच्छेद 312 है जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे कि आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, आपका आईएएस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप और आपकी आपकी जैसे इसमें आईएएस तो मैंने दिखाया आपको, आईपीएस भी दिखाया, ये आईएफएस होगा। ये क्या होगा, आईएफएस, ये आईएसएल नहीं होता है कुछ, आईएफएस होगा। तो ये सारी जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं ये भी आपको दिखाती हैं कि एकात्मक की तरफ जाओ, क्योंकि ये भी जो किसके अंडर में होते हैं, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। वहीं बात करें अनुच्छेद 249 के, तो जिसमें राज्यसभा बहुमत सिफारिश पर संसद प्रावधान बना सकती है, यानी कि राज्यसभा की ही बहुमत की सिफारिश पर संसद अपने प्रावधान बनाती है। तो ये भी एक एकात्मक झुकाव दिखा रहा है आपके, क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे ज्यादा। इस समय जो है आपके जैसे कि करंट जो गवर्नमेंट है इसमें आप देख सकते हैं एज एग्जांपल में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पर जो है अपना बनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और जो एकल संविधान है आपका, तो ये भी आपका दिखाता है एकात्मक झुकाव। और एकल नागरिकता, यानी कि जो आपकी यूनिटरी सिटीजनशिप है, यानी कि एक जो सिटीजनशिप आपको सिर्फ मिलेगी अगर आप इंडिया में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग देशों की नागरिकता के साथ आप इंडिया में रह लें, तो ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप ही मिलेगी। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट बात करें तो अनुच्छेद 2 जिसमें नए प्रवेश, यानी कि जो केंद्र है वो जो नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकता है और उनका गठन भी कर सकता है, लेकिन कौन करेगा, तो केंद्र करेगा। ये पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट है, जो आपकी यूनिटरी कहना गलत होगा, इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए। तो यही जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होती है यदि आप कोई नई स्टेट बाउंड्री डिफाइन करनी है, या फिर कोई नया स्टेट जो है इंक्लूड करना है, या किसी स्टेट का सेपरेशन करना है, स्प्लिट करना है, तो ये भी आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करें संघात्मक व्यवस्था क्या विशेषता, यानी कि जो फेडरल सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है इसके क्या फीचर्स हैं। तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो हैं जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स दिखाते हैं वो आपके ये 4 पॉइंट है। कौन कौन से, जैसे कि आपकी फ्री जो जुडिशियल सिस्टम है ये हो गया, यानी कि फ्री न्यायपालिका हो गई, लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये एक तरीके से संघात्मक व्यवस्था दिखाता है कि आप चेंजेस जल्दी नहीं कर सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। यही इसको बताता भी है कि सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगी अपने इंडिया में। और जो शक्तियों का विभाजन है, यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, ये भी दिखाता है कि संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि एक बंदे के पास पूरी पावर नहीं है, अलग अलग बंदे के पास जो है डिवीजन किया गया है। और जो द्विसदनीय प्रणाली होती है, यानी कि जो राज्यसभा और जो लोकसभा है, द्विसदनीय प्रणाली मतलब यही कि राज्यसभा और आपकी जो लोकसभा है, एलएस और आरएस, ठीक है। तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि संघात्मक व्यवस्था हमारे इंडिया में लाई करती है, यानी कि इसका जो है रोल है। ऐसा नहीं है कि संघात्मक व्यवस्था हमारे इंडिया में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है संघात्मक व्यवस्था क्या है और भारत के एकात्मक झुकाव किन किन कारणों द्वारा आप बता सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया बहुत क्लियर तरीके से। यदि कोई डाउट है तो एक बार इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए।
और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस को एक्सेस करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर टाइप कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।